वन टू वन वन टू वन टू सर। तो चलो आज हम रिवाइज करेंगे कैपिटल गेन। अब सर कैपिटल गेन है क्या? तो देखो जैसे आपको पता हो, एज पर इनकम टैक्स एक्ट जब भी हमें कोई इनकम होती है तो हम उस इनकम को पांच में से किसी एक कैटेगरी में बांटते हैं। सर नॉर्मली जब भी कोई इनकम होती है हम देखते हैं क्या तो वो जाएगी अंडर सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन या फिर पीजीपी या फिर अदर सोर्सेस। तो जब भी कोई हमें इनकम होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो इन पांचों में से किसी एक हेड के अंदर या किसी एक कैटेगरी के अंदर टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो सर उनमें से आज हम एक कैटेगरी कवर करने वाले हैं, कैपिटल गेन, हेड ऑफ इनकम। ठीक है, अब सर इसमें सबसे पहली चीज आती है कि सर चार्जिंग सेक्शन। अब सर चार्जिंग सेक्शन है जो बेसिकली 45 सब सेक्शन 1। सर ये चार्जिंग सेक्शन बेसिकली क्या बताता है? तो देखो चार्जिंग सेक्शन सिंपली ये चीज बताता है कि कोई भी इनकम कब कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। मतलब अगर चार्जिंग सेक्शन सर कुछ कंडीशन बताता है और जब ये कंडीशन पूरी हो जाएंगी तभी कोई भी इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब सर वो कौन सी कंडीशन है? तो वो सिंपली ये बात कहते हैं कि मानो अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और आप उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो, उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो, तो उसको ट्रांसफर करने पे आपको जो भी फायदा नुकसान होगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है, और सर किस साल होता है? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल ट्रांसफर करोगे सर उस साल ही कैपिटल गेन में इनकम बनेगा। तो सर मुझे चार्जिंग सेक्शन पढ़ के एक चीज सिंपली समझ में आई कि कैपिटल गेन में कोई भी इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब मैं किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करूंगा और उसके ऊपर जो भी फायदा नुकसान होगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। किस साल होगा सर? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। एक सिंपली बात बताता है चार्जिंग सेक्शन। अब सर मुझे ये बात पढ़ने के बाद ये चीज समझ में आई कि अगर मुझे ये चीज डिसाइड करनी है कि ये इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी या नहीं, उसके लिए मुझे दो बातों का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। सर पहला कैपिटल एसेट और दूसरा ट्रांसफर। ठीक है, अब इनमें से पहली चीज समझते सर कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखो कैपिटल एसेट का सिंपली मीनिंग होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। सही पॉइंट क्या कहता है? मानो मेरे पास कोई भी एसेट हो, सर कोई भी एसेट हो, कैसा भी एसेट हो, मेरे पास कोई भी एसेट है वो मेरे लिए कैपिटल एसेट बनेगा। उसको मैं बिजनेस में यूज करता हूँ नहीं करता हूँ ये इरेलीवेंट है, इस बात में ध्यान ही देना। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? आपके पास कोई भी टाइप का एसेट है वो आपका कैपिटल एसेट होगा। ठीक है, इसके अलावा सर एक दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जो सिक्योरिटीज हेल्ड करते हैं बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सर वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है। तो कैपिटल एसेट के अंदर दो पॉइंट आते हैं, पहला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड और सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो देखो ये पॉइंट नॉर्मली सी एंड लेवल पे ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, आपको पहले वाले पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है। कैपिटल एसेट क्या है? आपके पास कोई भी एसेट हो, आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो ना हो, ये मैटर नहीं करता, वो आपके लिए कैपिटल एसेट बनेगा। अब सर बट कैपिटल एसेट ने कहा कि कुछ चीजें कैपिटल एसेट नहीं बनेगी। अभी मैंने कहा सर हर टाइप का एसेट कैपिटल एसेट है, और उसने कहा एक्सक्लूडिंग, मतलब इन सारी चीजों को छोड़ देना, ये आपकी कैपिटल एसेट नहीं बनेगी। सर कौन कौन सी चीजें? पहला आया स्टॉक इन ट्रेड। मानो सर मैं कोई बिजनेस करता हूँ, कोई प्रोफेशन करता हूँ और मेरे पास कोई स्टॉक इन ट्रेड पड़ा है, तो जो मेरे बिजनेस का स्टॉक है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता है, और उसको बेचने पे जो भी फायदा नुकसान होता है वो टैक्स होता है पीजीबी में, ना कि कैपिटल गेन में। ठीक है सर, इसके अलावा मैंने कहा जो भी अगर मेरी कोई मूवेबल, कीवर्ड क्या सर? कोई मूवेबल पर्स, कोई ऐसे एसेट है जो मैं अपने पर्सनल यूज में कर रहा हूँ, और कौन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ या मेरी डिपेंडेंट फैमिली कर रही है। तो ये पॉइंट ये कहता है मानो अगर मेरे पास कोई मूवेबल एसेट है तो मैं पर्सनल यूज में ला रहा हूँ, मैं या मेरी फैमिली, सर वो भी मेरी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और तीसरा पॉइंट है सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड। इसके अलावा सर कुछ अदर्स भी हैं जो इतने रेलिवेंट नहीं है सी एंटर लेवल पे, तो हम इसे इग्नोर करके चलेंगे। तो अब ध्यान रखना कैपिटल एसेट मतलब सर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। ठीक है, एक्सक्लूडिंग तीन चीजें, पहला स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता है, दूसरा मूवेबल एसेट्स जो मैं यूज कर रहा हूँ पर्सनल यूज के लिए, मैं पर्सनल यूज में ला रहा हूँ, मैं यू ला रहा हूँ या मेरी डिपेंडेंट फैमिली ला रही है, या फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ये तीन चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती। ठीक है, अब सर यहाँ से दो तीन चीजें आई। पहला तो सर अभी आपने कहा जो भी आपके मूवेबल एसेट होते हैं जो आप पर्सनल यूज में ला रहे हो वो आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है, बट एक्सक्लूडिंग मतलब बट ये कुछ तीन चार चीजें हैं जो चाहे आप अपने पर्सनल यूज में ला रहे हो, ये मूवेबल भी हैं, आप पर्सनल यूज में भी ला सकते हो, बट ये कैपिटल एसेट बनेंगी। सर वो कौन सी चीजें हैं? सर चाहे आपके पास कोई ज्वेलरी है, कोई ड्राइंग है, कोई पेंटिंग है, कोई आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, कोई एनी अदर आर्ट ऑफ वर्क है,
ये 5 पॉइंट आपको याद रखने कि ये 5 पॉइंट हो सकता है आपको लगे कि सर ये कोई मूवेबल एसेट है जो मैं पर्सनल यूज में ला रहा हूँ, ये कैपिटल एसेट नहीं बनेगा, बट इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर ये 5 चीजें हैं तो ये कैपिटल एसेट ही बनेंगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये कैपिटल एसेट पक्का बनेंगे 5 चीजें। ओके सर, इसके बाद एक पॉइंट और है, अभी आपने कहा रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं बनती, तो सर यहाँ पे रूरल का मतलब क्या है? तो देखो सीधा डेफिनेशन इन है, रूरल का सिंपली मतलब है सर जो अर्बन नहीं है। हमें पता सर एरिया या तो होता है अर्बन या फिर होता है रूरल, तो मैंने क्या कहा रूरल एरिया क्या है? सर जो अर्बन एरिया नहीं है वो है रूरल एरिया। तो सर क्वेश्चन उठा सर अर्बन एरिया क्या है, क्योंकि जो अर्बन नहीं वो क्या है रूरल। सर अर्बन एरिया क्या है? तो अर्बन एरिया का सिंपली मतलब माना ऐसी कोई म्यूनसिपैलिटी है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, वो सर अर्बन एरिया है, पहली बात, ठीक है। सर कोई एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 मोर है वो अर्बन एरिया बन गया। इसके अलावा मानो कोई एरिया है सर जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है, 1 लाख तक है, तो वो एरिया तो है, साथ ही साथ उसके आसपास के सर्किल में 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया है। सर कोई ऐसा एरिया है जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से भी ज्यादा है और 10 लाख तक है, तो उसके आसपास का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया है। और सर कोई ऐसा एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, तो वो एरिया तो है, साथ ही साथ उसके आसपास का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया की डेफिनेशन में आएगा। तो ये चीज सर हमने पढ़ी अर्बन एरिया की डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो ये पूरा हमने कवर करके पूरे कैपिटल एसेट का मीनिंग हमने कवर कर लिया कि कैपिटल एसेट क्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में यहां तक आया हुआ, ठीक है। अब सर अगली बात हमें समझिए सर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन आता है, तो सर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? तो देखो ये इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन गिवन है ट्रांसफर की, जिसमें पहला पॉइंट कहते हैं मानो आपने कोई एसेट बेच दिया, सेल कर दी, वो सर कैपिटल एसेट की वो सर ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। आपने किसी के साथ अपने एसेट एक्सचेंज कर लिया, किसी को कोई एसेट दिया और उसका एसेट ले लिया, एक्सचेंज कर लिया, सर वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगा। अगला पॉइंट है सर रिलिंग्विशमेंट ऑफ एनी एसेट। सर मानो मेरे पास कोई एसेट था और मैंने वो एसेट त्याग दिया, मैंने वो एसेट छोड़ दिया, जिसका मतलब होता है रिलिंग्विशमेंट ऑफ एनी एसेट, सर वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। इसके अलावा सर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, सर मेरे पास कोई राइट था, कोई अधिकार था, वो राइट खत्म हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया, सर वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। सर तीसरा पॉइंट है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट। सर कंपलसरी एक्विजिशन क्या होता है? इसका एग्जांपल लेते हैं, मानो कि आप ले सकते हो सर, मानो ये एक मेरी लैंड है, अब इस लैंड के ऊपर से गवर्नमेंट को निकालना है हाईवे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरी ये लैंड मुझसे कंपलसरी एक्विजिशन कर लेगी, मतलब मुझसे खरीद लेगी और इसके बदले मुझे कुछ पैसा देगी, इसे कहते हैं कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। तो अगर ऐसा केस है तो तब भी हम मानेंगे कि मैंने ये लैंड का ट्रांसफर कर दिया और इसके बाद कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करके चलूंगा। तो ट्रांसफर के अंदर एक पॉइंट था कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी ट्रांसफर के डेफिनेशन में आता है। सर चौथा पॉइंट था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सर मेरे पास कोई कैपिटल एसेट था, मैंने स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया। सर फॉर एग्जांपल सर मेरे पास एक बिल्डिंग थी, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, ठीक है, मेरे पास बिल्डिंग रखी है, तो क्या सब एसेट है, बट अब मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू करा और अब मैं इस बिल्डिंग को बेचने वाला हूँ, तो अब सर बिल्डिंग मेरा क्या बन गया, ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड बन गया कि मैं एक बिल्डर हूँ और मेरे पास एक बिल्डिंग है जो मैं बेच रहा हूँ और मेरा काम बिल्डिंग बेचना है। तो अब ये बिल्डिंग मेरी क्या बन गई, मेरी स्टॉक इन ट्रेड बन गया। तो मैंने क्या कर लिया, जो चीज मेरी कैपिटल एसेट थी उसमें कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में। सर ये भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है और यहाँ भी हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करके चलेंगे, ठीक है। सर अगला पॉइंट क्या है, अलाउ पोसेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सर इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस वाले केस में। सर एग्जांपल लिया, अब ये ले लो, सर मानो मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, सर मुझे बिल्डिंग बेचनी है, मैं मिस्टर ए हूं, मैंने बिल्डिंग बेची मिस्टर बी को, ठीक है। अब सर बिल्डिंग का सौदा हुआ था 50 लाख में, ठीक है। अब मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर बी ने मुझे 30 लाख रुपए दिए और उन्होंने कहा कि आप मुझे बिल्डिंग की चाबी दे दो। मैं क्या चलो ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ मैंने बिल्डिंग का पोसेशन ट्रांसफर कर दिया इसको मिस्टर बी को, जबकि अभी से पार्ट परफॉर्मेंस ही हुआ है, परफॉर्म, अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हो गया है ना, तो अभी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन हुई है ना, मुझे पूरा पैसा मिला, तब भी मैंने प्रॉपर्टी के जो
पोसेशन था वो ट्रांसफर कर दिया अगेंस्ट पार्ट परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पे लिखा ना, अलाउ पोसेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट आधा परफॉर्म हुआ, बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी, तो सर ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। समझे? मानो मैंने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया 25-26 में और सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हुए 26-27 में, तो हम ट्रांसफर मान के चलेंगे 25-26 में, ना कि 26-27 में, ड्यू टू ये वाला पॉइंट। ठीक है, ओके सर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि सर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ या फिर या फिर एनेबल कर रहा हूँ कोई बेनिफिट्स किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, सर इसका एग्जाम्पल क्या है ये समझाओ। देखो इसका एग्जाम्पल आप समझो, जैसे मानो एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, फॉर एग्जाम्पल गोकुलधाम। ठीक है, हम देखते हैं TMKOC ताज महल गोल्डन चश्मा, वहां पे सर एक आता है मिस्टर जेठालाल। अब मिस्टर जेठालाल बेसिकली क्या वो फ्लैट ऑन करते हैं? नहीं, फ्लैट उनका नहीं है, वो गोकुलधाम सोसाइटी में मेंबरशिप होल्ड करते हैं और उस मेंबरशिप के अगेंस्ट उन्हें फ्लैट मिला हुआ है। तो अगर अब उनको फ्लैट बेचना है तो वो फ्लैट नहीं बेचेंगे, वो मेंबरशिप बेचेंगे। और जब मेंबरशिप बेचेंगे तो जो बंदा उनकी मेंबरशिप लेगा अब उसे उस फ्लैट का राइट मिल जाएगा। तो मैंने यही कहा, आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी, मानो मैंने मेंबरशिप बेच दी और इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट भी ट्रांसफर हो गया। जैसे जेठालाल ने अपना फ्लैट नहीं बेचा, क्या बेची? अपनी मेंबरशिप बेची। तो इससे क्या हुआ, जो फ्लैट का राइट था सर वो भी ट्रांसफर हो गया। तो अगर ऐसी भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, अब उसे भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में लेते हैं और यहाँ पे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती है। तो जेठा जब भी मेंबरशिप बेचेगा उसे वहां पे कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट था रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। अगर आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड्स है, उनका रिडेम्पशन होता है तो वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है और वहां भी कैपिटल गेन कैलकुलेशन होकर चलती है। तो सर इस तरह हमने समझा कैपिटल एसेट का मीनिंग और ट्रांसफर का मीनिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।